हेलो वेलकम बैक। आज मैं देख रहा हूँ पावर कैलकुलेशन इन एसी सर्किट। ओके, तो पावर कैलकुलेशन अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम कोई वोल्टेज और करंट है आपके पास, तो पावर नॉर्मली क्या होता है V इंटू आई, कहीं भी चाहे डीसी सर्किट हो या एसी सर्किट हो। ठीक है, डीसी सर्किट के अंदर हम नॉर्मल पावर की बात कर लेते हैं क्योंकि वहाँ एवरेज पावर वही होता है, जो हमारा यूजफुल पावर होता है, जो अपरेंट पावर सब कुछ वही होता है। लेकिन जब एसी सर्किट की बात करें तो पावर हमारा डिफरेंशिएट में हो जाता है, यानी कैसे का मतलब पावर जो हमारा है वो अपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर के टर्म में बढ़ते हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिएगा, सपोज दैट आपके पास कोई भी एसी सर्किट के लिए सपोज दैट एक आरएल सर्किट होगा, है ना। एसी सर्किट में ना सपोज दैट कोई भी आरएल सर्किट होगा, तो ऐसे कंडीशन में ये अगर वीएस है आपका तो निकलने वाला करंट आरएस आईएस होगा, ये आपका आर है और ये क्या होगा एक्सएल होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो पावर होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो पावर होगा वो पूछ रहा है यहाँ पे पावर क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे हम अपरेंट पावर की बात करेंगे, एस क्या होगा, है ना। यहाँ पे रिएक्टिव पावर की बात करेंगे, क्यू क्या होगा, और ये क्रिएट क्यों होता है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए एक जनरल फैक्ट्स है कि हम पहले लेते हैं कि एसी सर्किट में करंट इक्वेशन आप जानते हो और वोल्टेज शुरू से कराया हो एसी सर्किट के अंदर। तो करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशन के लिए सपोज मैं बात करूं v ऑफ t की, तो v ऑफ t पे कहोगे सर vm sin ओमेगा t, vm sin ओमेगा t, और सपोज दैट फाई प्लस फेज एंगल क्या लिया फाई। यानी हमने जो इक्वेशंस अभी लिया है वो ऐसा लिया है कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पर एक सेकेंड में बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे वोल्टेज अगर प्लस फाई के साथ चल रहा है तो यहाँ पे ये नेक्स्ट हमारा आई ऑफ टी लूंगा, करंट क्या होगा तो आप कहोगे सर आई एम साइनोसॉइडल के साथ चलेगा साइन ओमेगा टी। ओके, तो दो इक्वेशन हमने लिया यहाँ पे एसी के अंदर। ऑब्वियसली जब ये इक्वेशन आपको जैसे ही दिखेगा तो एक तो साइनोसॉइडल है, दूसरा दोनों में फेज का डिफरेंस कितना है फाई का। तो बताइए सबसे पहले आपको कोई कहेगा लीड कौन कर रहा है, लैग कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है, लैग कौन कर रहा है। तो देखिए ओमेगा ओमेगा यहाँ पे क्या है रेफरेंस है, अगर तो फाई से लीड कर रहा है, यानी वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, जिसको हम फेज के बारे में बताया था आपको कि फेज और पावर। तो सबसे पहले फेज के बताया था, तो फेज क्या था एक रेफरेंस जो आगे बढ़ेगा, यानी करंट क्या करता है ये देखता हूं। तो वोल्टेज में प्लस फाई है और करंट में नहीं, इसका मतलब करंट लैग कर रहा है। ये सर्किट का नेचर कैसा होगा, इस सर्किट का नेचर अगर कोई आपसे पूछे तो इंडक्टिव नेचर का रहा होगा। सर्किट का नेचर कैसा रहा होगा, इंडक्टिव नेचर का रहा होगा। तभी आपका क्या कर रहा है, आई लैग कर रहा है। आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, किससे, बाय वोल्टेज। वोल्टेज कितना से, फेज एंगल फाई से। कितना से कर रहा है, फेज एंगल फाई से। चीजें क्लियर है। तो ये यानी सर्किट कैसा हो गया, आरएल नेचर का। तो अब हम इसमें पावर निकालने की कोशिश करेंगे कि उसका पावर कैसे होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा इसका पावर निकालने। ध्यान रखिए पावर जब भी निकालोगे तो यहाँ पे पावर कैलकुलेशन को बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस पावर। पावर इंस्टेंटेनियस पावर समझिएगा, पी इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंटेनियस पावर। यहां पे मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस पावर, जिसको मैं P इंस्टेंटेनियस के नाम से लिख दूं। ओके, तो वो सिंपल क्या होता है, एट इंस्टेंट किसी भी टाइम पर्टिकुलर टाइम का वोल्टेज और पर्टिकुलर टाइम का करंट, ये होगा इंस्टेंटेनियस पावर की। अगर बात करूं कि किसी भी क्षण उस पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी टाइम पे, चाहे वो एंगल 10 डिग्री हो, 20 डिग्री को, उसी 20 डिग्री पे करंट कहां पे है और वोल्टेज का क्या पोजीशन, उन दोनों का गुणनफल, वही होता है आपका क्या, इंस्टेंटेनियस पावर। यानी इंस्टेंटेनियस पावर पी इंस्टेंटेनियस की अगर बात करते हो, यहाँ पे पी इंस्टेंटेनियस की अगर बात करते हो तो आप नॉर्मली क्या कहोगे, v ऑफ टी आई ऑफ टी। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है ना, पावर निकालने के लिए क्या है, नॉर्मल फॉर्मूला है। चलिए मैं यहां से बढ़ता हूं आगे। तो पी इंस्टेंटेनियस निकालोगे तो आप ये वैल्यू लिखो जो वोल्टेज का है, Vm sin ओमेगा टी प्लस फेज एंगल फाई है। प्लस फेज एंगल क्या है इसमें, फाई है। चलो ओमेगा टी प्लस फेज एंगल इसमें फाई है। ओके, नेक्स्ट आई के लिए लिखोगे आई एम साइन ओमेगा टी। ओके, ये दो टर्म आ गए आपके। अब इसी को और एलिब्रेट करना चाहूंगा मैं, क्योंकि आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। तो Vm Im निकाल लो बाहर, तो क्या बच गया यहाँ पे, साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू साइन ओमेगा टी। ओके, और आगे अपने को सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ से।
तो यहां से और आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, ताकि हम इसमें आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए इसको इससे आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़े, चलिए इसको ऊपर ही कर देता हूं इसको, ताकि अच्छे से सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पे बात अगर हो जाए P इंस्टेंटेनियस की, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये V, अब देखिएगा इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ये मैथ्स पे जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री के पे जा रहा है, Vm इंटू Im। इसको मैथ्स का फॉर्मूला बनाना है ना, तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए। इसको क्या करना है, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, और बाकी जो टर्म है उसको ऐसे ही लिखिए, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओके, और यहाँ पे डॉट के साथ क्या है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 को यहां से क्या करना है, आपको नीचे ले आना है, यानी Vm Im डिवाइडेड बाय 2, और 2 को यहीं रहने देना है, 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू साइन ओमेगा टी। क्लियर, यानी मैथ्स का बिल्कुल फॉर्मूला पे आप जा रहे हो। मैथ्स क्या कहता है आप यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे Vm Im बाय 2, अब ध्यान से समझिएगा, बाय 2 को √2 भी लिख सकता हूं, क्योंकि Vm बाय √2 को RMS में कन्वर्ट कर देना है अपने को। चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे टर्म, इसको समझिएगा, 2 इंटू साइन, इसको लिखता हूं लेट्स एग्जांपल, यहां समझना है, कुछ चीजें लेता हूं मैं, क्या समझिएगा, तो ओमेगा टी प्लस 5 को अगर किसी ने ए बोल दिया, है ना, और ओमेगा टी को किसी ने बी बोल दिया, लेट्स थोड़ी देर के लिए समझना, तो कैसा फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, ओके। तो इसको सॉल्व करिए, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी की बात जब हो रही है, 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, तो a में किसको रखा था हमने, इसको, और b में रखा था किसको, इसको, ओके, a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो a प्लस बी में क्या आ गया, a ओमेगा टी प्लस 5 प्लस ओमेगा टी, ओके। चलिए इसको सॉल्व कर लेता हूं एक बार। तो अब एक चीज और तय बताइएगा, यहाँ पे Vm बाय √2, यहाँ पे Im बाय √2, तो इसको क्या लिख सकता हूं, Vrms लिख सकता हूं कि नहीं, Vm बाय 2 ये पहले मैं शुरू दिन से कराते आ रहा हूं, और यहाँ पे इसको Irms, इसको क्या लिखा जा सकता है, Irms, एक बार इसको क्लियर लिख दूं, है ना, यहाँ पे देखिए इसको लिख सकता हूं V आपका RMS इंटू Irms इंटू, ये कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल ये कैंसिल इससे हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस 5, 2 ओमेगा टी प्लस 5। चलिए आगे बढ़ता हूं इससे, है ना, स्क्रीनशॉट लेना एक बार ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यहां से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पावर का कैलकुलेशन है तो हम जरूर सारा कैलकुलेशन करेंगे इसके रिगार्डिंग। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, तो अब क्या दिख रहा है आपको, आपको कि सर Vrms वही दिख रहा, Irms भी आपको वही दिख रहा, एक चीज रहा यहाँ पे क्या, cos 5, है ना। चलिए नेक्स्ट इसमें फिर लेता हूं अलग से, Vrms इंटू Irms, अलग अलग बांट रहा हूं, इंटू cos के साथ क्या चल रहा है, 2 ओमेगा टी प्लस 5, 2 ओमेगा टी प्लस 5। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पावर का एक इक्वेशन आ गया, जिसको इंस्टेंटेनियस पावर करें। इंस्टेंटेनियस पावर किसको कहते हैं, अभी मैं बात करता हूं आपसे, किसी भी क्षण के पावर को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस पावर, किसी भी क्षण के पावर को क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस पावर। यानी अभी आप समझिएगा इस इंस्टेंटेनियस पावर से क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है, इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एक ऐसा टर्म आपको देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा टर्म आपको देखने को मिल रहा है जो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम से इंडिपेंडेंट है। कैसा इक्वेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट दूसरा एक ऐसा इक्वेशन पावर का दिख रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सिग्नल क्या दिख रहा है, इज डबल, क्या दिख रहा है जी, इज
डबल। तो यहां से आपके किसी भी एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है कि अगर किसी वोल्टेज या करंट की फ्रीक्वेंसी एफ है तो बताइए पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इसी इक्वेशन से, इसी इक्वेशन, हालांकि वेव फॉर्म से भी आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां से इसी इक्वेशन से एक चीज तय हो जाता है कि पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है, पावर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी की डबल होती है। देखिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डबल। यहां तो इंडिपेंडेंट ऑफ टी, यहां तो कोई टाइम का इक्वेशन ही नहीं है, यहां टाइम का इक्वेशन है लेकिन डबल फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक नोट डाउन आप लोग करके लिखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो पावर की फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी होगी, तो 100 हर्ट्ज होगी। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा फ्रीक्वेंट भी पूछा जाता है। चलिए तो नोट डाउन करके यहां पे लिखेंगे, एक बार आप लोग नोट डाउन करेंगे, इसके बारे में एक बार नोट डाउन कर लेंगे। पहले स्क्रीनशॉट लेना है, यहां तक ले लीजिए, फिर इसके बारे में नोट डाउन करिए एक बार। ओके चलिए लिखिए, नोट डाउन करिए आप लोग। इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन सिग्नल, इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन सिग्नल इज f, then power frequency of the signal is 2f, then power frequency of the signal is 2f। ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपसे कई बार पूछता है किसी गीजर को 50 हर्ट्ज के सप्लाई पर 220 वोल्ट अप्लाई वोल्टेज किया गया तो बताइए उस गीजर की पावर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो घुमा के कई तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आपसे लगातार पूछ लिया जाता है। चलिए तो यहाँ पे चीजें क्लियर है। तो ये तो है जनरल इक्वेशन, पावर का इंस्टेंटेनियस पावर के लिए जनरल इक्वेशन। अब हम यहां से सीखेंगे कि इस पावर को एवरेज किया जाए, एवरेज कितना कंजम्पशन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये लिया, यहाँ पे ये इक्वेशन आ रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं एवरेज एक बार क्या करें, इंटीग्रेट कर देंगे वैल्यू को। तो यहां से हम निकालने की कोशिश करते हैं एवरेज पावर। अब समझिएगा ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम यहां से चलते हैं आगे, यहां से क्या कहता है, चीजों का एवरेज निकालना है। नाउ वी have to calculate its average power, एवरेज। अब इसका सिग्नल जो इंस्टेंटेनियस पावर है ना, उसका हम चाहते हैं एवरेज पावर कैलकुलेट करना। सो क्या हो जाएगा, आपको पता है किसी भी x का अगर एवरेज करता है तो क्या फॉर्मूला होता है, 1 बाय टाइम पीरियड 1 बाय टी इंटीग्रेशन, जो एक आपका जहां से जहां तक जा रहा है 0 टू जो भी वैल्यू तक इंटीग्रेट, फिर x इंटू dt। यानी अगर बात की जाए, अगर कोई कहता है इस p एवरेज पावर निकालिए, p का एवरेज निकालिए, ओके, तो क्या हो जाएगा 1 बाय टी इंटीग्रेशन 0 टू t। ओके, अब किसका इंटीग्रेशन निकालना है, p इंस्टेंटेनियस का, किसका, p इंस्टेंटेनियस का इंटू dt, p इंस्टेंटेनियस इंटू dt। तो चीजें क्लियर है यहां तक। ये आपके लिए जनरल इक्वेशन होता है। जनरल इक्वेशन में हमने किसको लगा दिया है, पावर के लिए लगा दिया है। अभी क्या किया है, पावर के लिए तो होता है फॉर्मूला 1 बाय टी, मतलब किस टाइम तक इंटीग्रेशन 0 टू टी, यानी किस सिग्नल को किस टाइम पीरियड तक ले जाना है, और इंस्टेंटेनियस पावर जो आपका वैल्यू आया है इनटू dt। अब यहां से चलते हैं, एक बार आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अब एक बार मैं लेके चलता हूं इसको ऊपर की ओर। अब यहां से एवरेज पावर निकालने की कोशिश करेंगे हम, ध्यान रखिएगा। तो P एवरेज जैसे ही आप निकालोगे, P एवरेज इसको आसान करने के लिए जैसे आप निकालोगे, आपको कुछ और मिलेगा। क्या मिलेगा, आप होगे 1 बाय टी, है ना, इंटीग्रेशन 0 टू टी। एवरेज में क्या निकला था, आप देखिए, सबसे पहले जो भी वैल्यू निकला था उसको मुझे एवरेज करना है, इसी वैल्यू को एवरेज करना है, यहां दिए हुए डाटा को एवरेज करना है। तो क्या करूंगा, यहां पे है आपका वी RMS IRMS इंटू cos फाई, ओके, माइनस वी RMS इंटू IRMS इंटू cos 2 ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है ना, ये आपका इंटीग्रेशन हुआ इनटू टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा ब्रॉड कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं, है ना, चीजें आ चुकी हैं अपने पास। ओके, अब मैं इसको बड़ा करके चाहूंगा कि यहाँ पे P एवरेज इस इक्वेशन का निकले, है ना, एवरेज पावर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसा सिग्नल है,
यहाँ पे एक ऐसा सिग्नल है जो टाइम से इंडिपेंडेंट है। क्या है? टाइम से इंडिपेंडेंट है। ध्यान रखें इस टी, क्योंकि इंटीग्रेशन दोनों का करना है, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ होगा, दूसरी बार इंटीग्रेशन इसके साथ होगा, तो एक इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो इस टी को यहां के साथ ले आऊंगा तो बाकी चीजें रख जाएंगी, यानी VRMS IRMS इंटू cos फाई बाहर निकल जाता है, माइनस ये जो वैल्यू है, ये जो डाटा है, इसका एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है इसका आप एवरेज इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या देता है? ये 0 दे देता है। इसका मतलब एवरेज पावर, ध्यान रखिएगा, एवरेज पावर जो कैलकुलेट हो रहा है VRMS IRMS इंटू cos फाई। ध्यान से समझिएगा, VRMS IRMS इंटू cos फाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक चौथा पांचवा जो भी इक्वेशन मानना है, ये एक निकल गया। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे कि क्या निकला यहाँ पे। ध्यान से रखिएगा, हमने क्या किया, किसी एक एसी सर्किट के अंदर एक करंट और वोल्टेज में, तो लीडिंग लैगिंग आप जो भी इक्वेशन लेके चलोगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन हमने लैगिंग सर्किट लेके चला। ठीक है, लैगिंग सर्किट लेके चला, उसका एवरेज पावर निकालने की कोशिश किया, इंस्टेंटेनियस पावर निकाला, तो एक कुछ डाटा दिया, उसके बाद हम उसका चाहे कि नहीं अब इसका एवरेज निकालने, टोटल एवरेज कितना होगा, क्योंकि अलग अलग वेव फॉर्म थे, आपका क्या था, डबल फ्रीक्वेंसी दिखा रहा था, तो हम चाह रहे थे कि उसका एवरेज निकले। एवरेज डाटा हमारा मिल गया, जो क्या है यहाँ पे VRMS IRMS cos फाई। ठीक है, VRMS IRMS cos फाई। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो एवरेज पावर को दिखाता है। अब बात रही ये कि जब एसी सर्किट के अंदर यही पावर है तो रिएक्टिव पावर कहां से आ रहा है, एक्टिव पावर कहां से आ रहा है, और ये अपरेंस पावर की बात कहां पे हो रही है। चलिए यहां इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले, हम इसके बारे में चर्चा कर ले। ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट है, पावर कहीं भी निकलता है तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार बोला भी था, तो इसको नाम मेंशन कर दूंगा और इसमें आगे आपको बताऊंगा कि क्यों उसको ट्रू पावर ही बोला जाता है, क्यों एवरेज पावर बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इस एवरेज पावर के कई नाम हैं जो मैं यहाँ पे बता देता हूं। इसी को बोला जाता है ट्रू पावर। क्यों बोला जाता है आगे हम डिस्कस करेंगे। ट्रू पावर, इसी का और नाम है यूजफुल पावर। यूजफुल पावर, इसी को बोला जाता है रियल पावर। ओके, इसी को क्या बोला जाता है, रियल पावर। एवरेज पावर तो है ही, एवरेज पावर तो है ही, और इसी में चूंकि यही यूज होता है, यही हर जगह इफेक्टिव होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्टिव पावर। ओके, एक्टिव पावर। तो ध्यान रहे, ये जितने भी नाम दिख रहे हैं आपको, ये सब एक ही पावर है जिसको एवरेज पावर बोला गया है। ठीक है, ये सब क्या है, एवरेज पावर है। चलिए और भी कुछ चीजें चर्चा कर लें कि आखिर क्या है ऐसा चीज कि एवरेज पावर बोला गया। ध्यान रखिएगा, अब एक सिस्टम के तौर पे मैं आपसे बताता हूं, यहां से समझना है थोड़ा सा। चलिए, एक रहा कहीं सोर्स, एक रहा हमारा कोई सोर्स, समझिएगा, यहां रहा कोई लोड, एक रहा लोड। लोड में हमने कैसा नेचर लिया, आरएल लोड, प्योर रेजिस्टिव नहीं है, यहां पे हमने कैसा लिया, आरएल लोड। क्यों, क्योंकि वोल्टेज हमारा आगे बढ़ रहा है, करंट लैग कर रहा है, यानी करंट लैग कर रहा है, लैगिंग सर्किट था, तो हमारा एक तरीके से क्या हो गया, आरएल सर्किट। ओके, तो यहां पे क्या होता है समझिएगा, पावर तो हमने निकाला ही है, अभी हमारा टोटल पावर क्या हुआ, जो वोल्टेज और करंट को गुना किया तो टोटल फाइनल एवरेज पावर जो हमें मिला ये। तो होना क्या चाहिए था सर्किट में, समझिए था, होना क्या चाहिए था कि अगर इस सर्किट में इस लोड से इसको कनेक्ट कर दिया जाए, इस सोर्स से, अगर इस सोर्स को इस लोड से कनेक्ट कर दिया जाता तो क्या होता, सपोज दैट, यहां पे मैं वैल्यू जो है यूनिट के साथ नहीं चलूंगा, कुछ अलग चीज से लेता हूं। सपोज दैट मेरा ये कहना था कि अगर 10 यूनिट पावर दिया जाता, समझिएगा 10 यूनिट पावर जो दिया जाता, तो यहां पे कितना कंज्यूम होना चाहिए था, 10 यूनिट। यहां पे कितना कंज्यूम होना चाहिए था, 10 यूनिट प्रॉपर्ली। अगर वायर का आइडियल रेजिस्टेंस हम मानते हैं कि 0 है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है, सोर्स से अगर भेजते हैं तो यहां पे 10 यूनिट पावर कंजम्पशन दिखाना चाहिए था। ठीक है, तो यहां एक्चुअल में क्या हुआ, हमने भी एक पावर वोल्टेज और करंट को जो गुना किया, मल्टीप्लिकेशन किया, और उससे जो कैलकुलेशन पावर का लाया वो ये पावर दिखाया है ना।
वो ये पावर दिखा है। तो हुआ क्या, जब एक सोर्स 10 यूनिट डाटा को भेज रहा है, पावर कितना भेज रहा है 10 यूनिट, लेकिन किसी कारणवश यहां पावर आपका कंजम्पशन जो दिख रहा है वाटमीटर के थ्रू दिख रहा है या मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू दिख रहा है, यहां पे आपको दिखता है 8 यूनिट पावर, 8 यूनिट पावर, समझिएगा बारीकी से, 8 यूनिट पावर। तो ये जो यूज कर रहा है, ये जो यूज कर रहा है, ये है आपका यूजफुल पावर, यूजफुल पावर ये डिलीवर कर रहा। अब हो गया क्या, कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं चीजों में, यहीं से आता है वीआई कॉम्प्लेक्स की बात, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। होता क्या है, यहां से 10 यूनिट सेंड किया गया, कंजम्पशन देखता है रियल 8 यूनिट है, कई बार हो सकता है कंजम्पशन आपका 6 यूनिट होगा, हो सकता है कंजम्पशन आपका 2 यूनिट होगा, 3 यूनिट होगा। तो ये डिपेंड किस पे करने लगता है, पावर फैक्टर पे। किस पे डिपेंड करने लगता है, पावर फैक्टर। एक्चुअली ध्यान समझिएगा, तो ऐसा होता है जब देखते हैं कि आरएल सर्किट का लोड है, जब आरएल सर्किट का लोड है तो जितना मैं भेजता हूं उतना कंज्यूम नहीं होता है, तो इस पावर का नाम कुछ और दे दिया गया, इस पावर का नाम कुछ और दे दिया गया, और एक इमेजिनरी पावर जो हमारे पास नहीं है प्रेजेंट, उसका नाम एक अलग दे दिया गया, जिसको बोला जाता है रियल पावर, सॉरी रिएक्टिव पावर। ओके, रिएक्टिव पावर, जिसको क्या बोला जाता है, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर कुछ भी, नथिंग, कुछ भी नहीं होता है। टू सेटिस्फाई द मैथमेटिकल इक्वेशन रिएक्टिव पावर को लाया गया, क्योंकि मैथ्स में ऐसा नहीं हो सकता। देखिएगा कि यहां से 10 भेजा और यहां 8 आया तो हम सेटिस्फाई कर लेंगे, ठीक है, और 2 को कहीं और छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। नहीं, मैथ्स में अपने को ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि अगर यहां से 10 दिया हूं, यहां पे 8 यूज हो रहा है, तो 2 कहां गया, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फैक्शन आपको करना पड़ेगा। मैथमेटिकली सेटिस्फाई करने के लिए हमने लाया क्या, एक टर्म लाया, आपका रिएक्टिव पावर। क्या लिया, रिएक्टिव पावर। ये कुछ भी नहीं है, टू सेटिस्फाई द मैथमेटिकल इक्वेशन हमने लाया रिएक्टिव पावर। भी बात करेंगे हम बहुत सारी चीजें कि क्या होता है। तो अब ये भी मत समझ लेना कि यहां से 10 यूनिट गया, यहां कंजम्पशन 8 हुआ, तो रिमेनिंग 2 ही रिएक्टिव पावर हुआ, ये ऐसे नहीं चलता। जैसे कि हम एसी सर्किट के अंदर कहीं किसी आरएल सर्किट में बोले कि एक रेजिस्टेंस सर्किट में, रेजिस्टिव सर्किट में 2 एम्पीयर करंट जा रहा है, इंडक्टर में भी 2 जा रहा है, तो टोटल पावर कभी भी, टोटल करंट 4 नहीं होता है। क्या होता है, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। क्लियर, √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, तो 4 + 4 8, √8 हो गया है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो वही चीजें यहां भी वेक्टर सम को फॉलो करता है, ये तीनों पावर। तो ध्यान रखिएगा, जो भेजने वाला पावर है उसका नाम दिया जाता है एपरेंस पावर। क्या नाम दिया जाता है, एपरेंस पावर। इसके बारे में और भी चीजें बहुत डिस्कस करूंगा, क्यों कॉम्प्लेक्स आता है एपरेंस पावर। ओके, नेक्स्ट, जो यूजफुल पावर, इस लोड पे जो भी पावर यूज हो रहा है उसको यूजफुल पावर या फिर एवरेज पावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एवरेज पावर। अब ध्यान देखिएगा, ये जो एवरेज पावर है उतना ही यूज होता है, ध्यान से समझिएगा। ये डाटा उतना ही इस लोड पर जो यूज हुआ, वाटमीटर जो आपको रीड करेगा ये उतना ही रीड करता है जितना कि आपने कैलकुलेशन से ये डाटा लाया है। ध्यान से समझिएगा इस चीजों को। ये यूजफुल पावर, इस लोड पर उतना ही पावर यूज होता है जितना कि कैलकुलेशन से ये पावर आपको मिला है। तो यूजफुल पावर, जो कैलकुलेशन से यूजफुल पावर होता है, VI cos phi, हमेशा वही पावर होता है जो यूजफुल पावर होता है। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, 10 है, इधर 8 है, तो हमारा 2 की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक और ऐसा पावर है जो कहीं कहीं गुम है, जिसको हमने इमेजिनरी पावर का नाम दिया है या फिर रिएक्टिव पावर का। तो उसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर को लाने के लिए VRMS IRMS sin phi क्या करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर के लिए हमारा फॉर्मूला आता है, ताकि टोटल पावर इसके बराबर हो जाए। ध्यान समझिएगा, ये पावर प्लस एक और पावर का सम इसके बराबर हो जाए तो हमारा मैथमेटिकल सेटिस्फैक्शन हो जाता है। ध्यान रखिएगा। तो उस इक्वेशन के लिए, इस रिएक्टिव पावर के लिए फॉर्मूला आता है VRMS। आगे हम चर्चा करेंगे IRMS into sin phi। VRMS IRMS into sin phi। क्यों, यहां पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या होगा, उसमें हम ये बात करेंगे कि क्यों हमारा ये रिएक्टिव पावर में साइन लगा के लाते हैं, एक्टिव पावर ये होता है, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके तब हमारा बनेगा एपरेंस पावर। उसके लिए इक्वेशन देखेंगे और उसमें साथ साथ ये भी देखेंगे किस तरीके से कॉम्प्लेक्स पावर VI कॉम्प्लेक्स होता है डाटा, ठीक है ना, और वो क्यों होता है उसको भी देखेंगे, मैथमेटिकली होगा, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे, और इस पे बेस्ड हम कुछ वेव फॉर्म्स भी देखेंगे कि क्या होता है। तो चलिए मैं वेव फॉर्म को अभी दिखा देता हूं ताकि आपके माइंड में रहे कि वेव फॉर्म्स किस तरीके से रियल में होते हैं, और जिसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। यहां एक बार मैं आपको वेव फॉर्म दिखा दूं ताकि चीजें बहुत क्लियर हो जाए आपके माइंड में। और एक वेव फॉर्म्स दिखा दूं आपको। ओके, ये वेव फॉर्म्स हैं, देखिएगा
यहां पर ये जो है आपके सामने, ये देखिए ये एक वोल्टेज का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? सॉरी, ये आपके सामने जो है वोल्टेज का ग्राफ है। अब नेक्स्ट एक क्या होगा, कुछ एंगल से लैग करके हमारा करंट चलेगा। उसके बाद जब दोनों का होता है तो पावर का नेक्स्ट आपका इक्वेशन दिखता है। मैं यहां से दिखा दूं एक बार आपको, ये एक सेकेंड देखिए, एक वोल्टेज का नेक्स्ट क्या हुआ, यहां पे देखिएगा क्या हुआ, यहां पे देखिएगा क्या हो रहा है, इस चीज को देखना है आपको। ओके, आपका कर्व बन चुका है, ध्यान समझिएगा। इस सर्किट में क्या हुआ कि ये वोल्टेज का ग्राफ है, ओके, और नेक्स्ट करंट कहां गया आपका, देखिएगा ये करंट है, ये क्या है, करंट का है। ये किसका वेव फॉर्म है, करंट का। ये किसका वेव फॉर्म है, वोल्टेज का। ओके, तो जब वोल्टेज और करंट है, ऑब्वियसली हमारा जो इक्वेशन लिया गया था पावर का, इक्वेशन जो लिया गया था पावर का, उसमें आपने देखा था वोल्टेज में वोल्टेज में Vm sin ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी वोल्टेज लीड कर रहा है, और करंट में ओमेगा टी था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा करंट लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा था। ये देखिए करंट हमारा क्या कर रहा है, ये लैग कर रहा है, किसके डिफरेंस से, इस वोल्टेज के डिफरेंस से। यहाँ पे एक्स हमेशा क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस पे कौन पीछे चल रहा है, करंट वाला ग्राफ क्या कर रहा है, पीछे चल रहा है, बाद में उसको वाई एक्सिस से जोड़ दिया जाता है, ध्यान रखें। तो ये पिछड़ रहा था, ये आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब वोल्टेज हमारा आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है। तो कभी वोल्टेज लीड नहीं बोला जाता है, करंट क्या करता है, इस चीज को हमेशा इंडिकेट किया जाता है। इसका मतलब करंट क्या कर रहा है, लैग। आप समझिएगा, यहां से करंट लैग कर रहा है। तो एक ग्राफ तो बना यहां पे वोल्टेज का और दूसरा करंट का। अब आप बात करोगे कि सर आपने पी इंस्टेंटेनियस कहां से लाया। इंस्टेंटेनियस पावर का क्या मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है किसी भी क्षण, एट इंस्टेंट, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम का क्या पावर होता है। समझिएगा, अगर आपसे कोई बोल दे पी इंस्टेंटेनियस इस पॉइंट पे बताइए, इस पॉइंट पे पावर इंस्टेंटेनियस, इसको बोलेंगे पी इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब यहां का जो पावर कैलकुलेट किया जाएगा तो उस क्षण का करंट लिया जाएगा और उसी क्षण का वोल्टेज लिया जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे, वही उसका इंस्टेंटेनियस पावर रिप्रेजेंट करेगा, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बोला जाएगा। सपोज दैट P इक्वल टू, यहां पे देखिए वोल्टेज का 90 डिग्री यहां पे है, तो 90 डिग्री के क्षण उस टाइम पर उसका क्या रहा, करंट का क्या रहा, वोल्टेज का, उस क्षण के उस पर्टिकुलर इंस्टेंट वैल्यू को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस पावर। नेक्स्ट अब समझिएगा, ये जो ग्राफ बना है ये एक वोल्टेज और ये करंट, तो हमारा P एवरेज एक फॉर्मूला आया था, P एवरेज VI है ना, VI cos फाइव, VI cos फाइव, यहां समझिएगा। तो अब जब ये दो वेव फॉर्म निकले, क्या एक तो ये वेव फॉर्म निकला, एक ये तो करंट का है हमारा, ये वोल्टेज का, तो पावर क्या होता है, VI, हम क्या करेंगे VI। तो ध्यान रखिएगा, इससे ये अब यहां से पावर का ग्राफ जब निकला, आपका पावर का जब ग्राफ निकलेगा, समझिएगा, तो एक इक्वेशन है पॉजिटिव में और दूसरा इक्वेशन है क्या, नेगेटिव में। ये देखिए ये प्लस, ये रेड कलर का जो है ये क्या है, नेगेटिव में, और ये इतना दूर क्या है, पॉजिटिव में। तो पहला इतने दूर की बात अगर की जाए तो प्लस और माइनस, ये क्या माइनस में, ये क्या है प्लस में। तो ग्राफ पावर का हमेशा क्या बनता है, माइनस की ओर। ग्राफ हमेशा पावर का कहां बनता है, माइनस की ओर। ये देखिए यहां बना। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहां से फिर आगे चलूंगा, जहां वोल्टेज यहां पे कट कर रहा है, समझिएगा, वोल्टेज ये वाला वोल्टेज यहां से यहां गया है ना, और करंट बेचारा यहां से आगे बढ़ा। तो इस पॉइंट की अगर बात करूं, इस पॉइंट की जहां पे ये नेगेटिव में जाने लगा आपका वोल्टेज, तो समझिएगा ये दोनों क्या पॉजिटिव में। तो यानी इस सेक्शन से इस सेक्शन तक पावर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। पावर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। यहां देखिएगा, यहां काफी चीजें देखने को मिलेगा। तो चलिए एक साइकिल तक की बात करूं, अब तो चीजें रिपीट होने लगेंगी, अब चीजें क्या होंगी, रिपीट होने लगेंगी। तो एक साइकिल की खाली बात कीजिएगा, तो एक साइकिल में देखिए पावर कुछ जगह क्या है, नेगेटिव, कुछ जगह पावर क्या है, नेगेटिव, और कुछ जगह पावर क्या है, पॉजिटिव। देखिए पॉजिटिव एरिया पावर का बहुत ज्यादा है, नेगेटिव एरिया कम है। तो इसका मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, ध्यान से समझिएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइएगा तो ये सब ग्राफ बहुत रैंडम देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। चलिए अब यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर हमने वो एक आरएल सर्किट को लेके चला था, अगर हम एक आरएल सर्किट को लेके चला था और उसके साथ एक सोर्स कनेक्ट है हमारा, तो ये पॉजिटिव दिखा रहा है
कि ये एनर्जी को इस तरीके से अगर डिलीवर कर रहा है, ध्यान रखिए, पावर को अगर डिलीवर कर रहा है मैक्सिमम, तो कुछ ना कुछ है जो उस पावर को घटा रहा है। यानी आपको पता है ना क्या होता है, करंट अगर इंडक्टर को एनर्जी को स्टोर, इस दौरान इंडक्टर क्या करता है, ध्यान समझिएगा, इंडक्टर क्या करता है, जब करंट लगातार उससे चल रहा होता है तो वो क्या करता है, अपना फील्ड लगातार तैयार कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, लगातार फील्ड का तैयार कर रहा होता है। लेकिन जैसे ये डिक्लाइन में आता है, जैसे डिक्लाइन में आता है, तो वैसे ही जैसे ये घटना शुरू कर देता है, तो इंडक्टर क्या करता है, ध्यान से समझिएगा, इसी दौरान इंडक्टर क्या करता है, अपने जो यहां पे समझिए लगातार करंट बढ़ रहा है, लगातार करंट बढ़ रहा है, तो इंडक्टर भी लगातार अपने फील्ड को तैयार कर रहा था। लेकिन जैसे ही करंट घटता है तो इंडक्टर फिर क्या कर रहा है, लगातार अपनी लाइंस ऑफ फ्लक्स को क्या करता है, डिक्रीज करता है। वो सब चीजें हमने बेसिक में ही आपको बताया था, लगातार लाइन ऑफ फ्लक्स को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसी दौरान करंट फिर क्या करता है, नेगेटिव की ओर जाता है। करंट क्या करता है, नेगेटिव की ओर जाता है, तो इंडक्टर क्या करता है, यहाँ पे करंट फर्स्ट से नेगेटिव जाता है, तो ये क्या करता है, फील्ड को माइनस करने के एनर्जी को, अपने जो पावर होते हैं ना यहाँ पे, इसको क्या करता है, रिटर्न बैक करने लगता है। क्या करता है, सोर्स को ही फीड करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, जो इंडक्टर होने के कारण पावर जो आपका सारे पॉजिटिव में ग्राफ नहीं दिखता, कुछ भाग पॉजिटिव दिखता, कुछ नेगेटिव, यानी कुछ ज्यादा कंज्यूम किया गया उस सर्किट में और कुछ डिलीवर कर दिया गया। कुछ पावर यहाँ पे देखिए कंज्यूम किया गया और कुछ डिलीवर किया गया। बाकी वीआई कॉम्प्लेक्स में हम इन सारी चीजों को आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूं, आगे क्लास को फिर डिस्कस करेंगे। ओके, गुड लक।